आज का हमारा टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसको हम भारतीय परिषद सुधार अधिनियम भी कहते हैं। परिषद सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना किस कारण हुई, ये क्यों भारत में आया, मतलब इसकी स्थापना भारत में क्यों की गई, इसके माध्यम से क्या क्या सुधार किए गए। इसके साथ ही साथ हम मुस्लिम लीग के बारे में भी पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग ने मार्ले मिंटो सुधार में अपनी क्या भूमिका अदा की, क्या योगदान दिया, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किस कारण से हुई। और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। जब बंगाल में बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन ये सब चल रहे थे, तो इस आंदोलन को रोकने के लिए और भारत में ब्रिटिश को शासन करने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी था कि भारत की वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं। तो उस समय की जो भारत की वास्तविक परिस्थितियां थी वो थी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उस बंगाल के विभाजन के बाद राष्ट्रवाद कम होने के बजाय और तेज गति से बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए राष्ट्रवाद को कुचलना बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि हम ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, और मुस्लिम लीग तभी ब्रिटिश शासन या फिर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहेगी जब ब्रिटिश मुस्लिम लीग को कुछ देंगे या फिर मुस्लिम समुदाय को कुछ देंगे, तभी मुस्लिम लीग क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या करेगी, निष्ठावान रहेगी। और इसके साथ ही 1896 से लेकर के 1900 के बीच में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसका भी असंतोष भारत में था, और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी उसका भी प्रभाव भारत पर था। इसलिए अकाल, प्लेग, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, इसके साथ ही साथ शिक्षित भारतीयों में बढ़ते असंतोष, इन सब को देखते हुए अंग्रेज फिर से एक एक्ट लेकर आ रहे थे। उस एक्ट को ही इतिहास में हम 1909 के अधिनियम के नाम से, या फिर मार्ले मिंटो सुधार, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश संसद 1909 का क्या करेगी, 1909 का अधिनियम लाएगी, ये पास करेगी, तो उससे पहले कम से कम वो ये देखेगी कि हमें इस अधिनियम के माध्यम से भारत में सत्ता को कैसे मजबूत करना है, हमें किस प्रकार किसको अपने पक्ष में करना है, यह जरूर देखेगी ब्रिटिश सरकार। तो जब भी ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस या मुस्लिम लीग में से किसी एक को अपने पक्ष में करना होगा, तो वो सबसे पहले मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में करेगी। वो इसलिए कि 1909 के अधिनियम में अगर कोई विशेष प्रावधान किसी के लिए किया जा रहा है, 1909 के अधिनियम में अगर कोई विशेष प्रावधान किसी के लिए ब्रिटिश सरकार कर रही है, तो मुस्लिम समुदाय के लिए होंगे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी अपने आप को मुसलमानों का क्या मानती थी, प्रतिनिधि मानती थी। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार जब भी किसी को अपने पक्ष में करेगी तो वो मुस्लिम लीग को करेगी। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस में दो गुट हुआ करते थे, उदारवादी और उग्रवादी। तो जो ब्रिटिश सरकार है वो उदारवादियों को अपने पक्ष में करेगी, क्योंकि उदारवादी जो थे वे पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे। वे हमेशा चाहते थे कि वे बस सुधार किया जाए, भारत में एक राजनीतिक सुधार किया जाए, कि जैसे कि कोई भारतीय परिषद जो है उसमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाए, और कार्यकारिणी जो है वायसराय की उसमें भी भारतीयों को स्थान दिया जाए, और जो बड़े बड़े पद हैं उसमें भी भारतीयों को नियुक्त किया जाए। बस उदारवादी ये सुधार चाहते थे, और उग्रवादी जो थे वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। इसलिए उनको छोड़ करके वो उदारवादियों को अपने पक्ष में करेगी। इसलिए 1909 के अधिनियम में वही मांग स्वीकार की जाएगी जो उदारवादियों की थी और मुस्लिम लीग की थी। तो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नहीं थी बल्कि करवाई गई थी, जिसमें लॉर्ड मिंटो की अहम भूमिका थी। किसकी अहम भूमिका थी? लॉर्ड मिंटो की क्या थी? अहम भूमिका थी, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो थे
उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय हुआ करते थे। क्वेश्चन ये पूछता है कि मुस्लिम लीग की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो अंग्रेजों ने जब बंगाल को डिवाइड किया या बंगाल का जब विभाजन किया, तो तब भारत में एक बहुत बड़ा तबका जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से विरोध किया। अतः स्वदेशी आंदोलन को प्रतिसंतुलित करने के लिए और मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने ही मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं को आगे किया। और इस क्रम में ऐसा माना जाता है कि 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1906, 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है। कहाँ मिलता है? शिमला में। शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है, क्योंकि जो उस समय शिमला था वो ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। शिमला क्या थी? ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो वहीं पे आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का जो प्रतिनिधिमंडल था वो लॉर्ड मिंटो से मिलता है और यहीं पर वो पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। जो प्रतिनिधिमंडल थे मुसलमानों के, वो पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। तो उस समय जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने ये कहा था कि आप सबसे पहले एक पार्टी की स्थापना कीजिए। किसकी स्थापना? एक पार्टी की स्थापना कीजिए और उस पार्टी के माध्यम से आप अपनी मांग को रखिए या फिर अपनी मांग को मांगिए। तो 1 अक्टूबर क्या बोलते हैं, 1 अक्टूबर नहीं, सॉरी, ढाका के जो नवाब थे उनका नाम था, क्या था? सलीम उल्लाह खां। क्या था? सलीम उल्लाह खां। क्या नाम था? सलीम उल्लाह खां। तो ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906, कब? 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ होती है? ढाका में। यानी कि ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, तो इसका जो ये सम्मेलन हुआ था जहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वकार उल मुश्ताक हुसैन। वकार उल मुश्ताक हुसैन इसकी अध्यक्षता किए थे। और जब भी कोई पार्टी बनती है, फिर कोई दल बनता है, तो उसका कोई न कोई नियम होता है, कोई न कोई कानून होता है कि वो पार्टी किस मार्ग पे चलेगी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पहले हुई, लेकिन इसके संविधान की स्थापना, इसके कानून की स्थापना बाद में होती है। तो इसके कानून की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कराची में। कहाँ हुई थी? कराची में। यानी कि कराची का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहीं पर ही इसके संविधान को तैयार किया गया था। और संविधान के आधार पर मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था वो कराची में हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग का संविधान के आधार पर जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ था अमृतसर में। और अमृतसर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे, कौन किया था? आगा खां ने। कौन किया था? आगा खां ने। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो 1906, यानी कि जब उसकी स्थापना हुई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में हुई, 1906 से लेके 1910 तक, 1906 से लेके 1910 तक मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? अलीगढ़। और इसके बाद 1910 के बाद मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो कहाँ बना दिया गया? लखनऊ में। कहाँ बनाया गया?
लखनऊ में। और मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो ये था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाना है, अंग्रेजों को, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को प्रतिसंतुलित करना है और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करनी है। ये मुस्लिम लीग का क्या था, उद्देश्य था। और एक बात और ध्यान रखिए कि मुस्लिम लीग की एक और शाखा स्थापित की गई थी। वो कहाँ की गई थी, लंदन में। कहाँ की गई थी, लंदन में। और लंदन में जो शाखा स्थापित की गई थी उसके अध्यक्ष थे अमीर अली। कौन थे, अमीर अली। अमीर अली को अध्यक्ष बनाया गया था, जो लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी। एक बार ध्यान रखने वाली ये है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन हर वर्ष दिसंबर के लास्ट में होता था, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में ही कांग्रेस का भी अधिवेशन होता था। और मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि जो कांग्रेस में मुसलमान के जो भाई बंधु हैं जाते हैं या कांग्रेस के पक्ष में हैं वो उसमें न जाए, ये चाहती थी। और वो चाहती थी कि जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है तो मुसलमान जितने हैं वो मुस्लिम लीग में आए। इसलिए मुस्लिम लीग अपना अधिवेशन कब करती थी, दिसंबर के लास्ट में। आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि 1909 का जो अधिनियम था, 1909 का अधिनियम आधुनिक भारत के इतिहास में और भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में पहली बार स्पष्ट रूप से केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को रखा गया। अर्थात कि उदारवादियों की जो मांग थी कि शासन में भारतीयों को भी भागीदार बनाया जाए, उसको स्वीकार किया गया। और यही वो अधिनियम था जिसके द्वारा भारत सचिव की जो परिषद थी जो लंदन में थी, उसमें भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। और इसके साथ ही साथ 1892 क्या 1892 का जो एक्ट आया था उसमें भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और इस 1909 के अधिनियम के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। और ध्यान रखिए कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की समीक्षा करने और भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में किस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता है, इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को हम क्या कहते हैं, अरुणडेल कमेटी। क्या कहते हैं, अरुणडेल कमेटी कहते हैं। तो अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर ही 1909 का अधिनियम आया था, यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। वो आया था, किसकी सिफारिश पे आया था, अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर आया था। और 1909 के जो प्रमुख प्रावधान थे वे ये थे कि केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए। किसका विस्तार किया जाए, केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए। वर्तमान भारत में द्विसदनी व्यवस्था है, लेकिन जब ब्रिटिश भारत था तो वहाँ पे सिर्फ एक सदनी व्यवस्था थी जिसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद। क्या नाम था, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद, इसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद, जिसमें सदस्य संख्या, वास्तविक जो सदस्य संख्या थी 60 थी। केंद्रीय विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या थी, 60 थी। और जो भारत सरकार थे उसमें कितनी सदस्यता थी, वो थी 1+8 = 9, ऐसे थी, यानी 9 सदस्य थे भारत सरकार में। वर्तमान समय में जो सरकार है वो संसद से बनती है, लेकिन उस समय की जो सरकार थी वो मनोनीत चलती थी, मतलब कि निर्वाचित नहीं किया जाता था, मनोनीत करके लोग आते थे, वो चलती थी। तो जो भारत सरकार थी उसमें क्या थे कि वायसराय एवं कार्यकारिणी थी, भारत सरकार बनती थी। किससे बनती थी, वायसराय
वायसराय एवं कार्यकारिणी किससे बनती थी सरकार? वायसराय एवं कार्यकारिणी से बनती थी। और इसमें ही 1+8 बराबर 9 सदस्य क्या करते थे, हुआ करते थे। और ये सदस्य कहते थे मनोनीत सदस्य थे, यानी कि इनको निर्वाचित नहीं किया जाता था। केंद्रीय विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या थी? 60। कितनी थी? 60 थी। 60। और भारत सरकार यानी वायसराय एवं कार्यकारिणी में कितनी सदस्य संख्या थी? 1+8 बराबर 9। कितनी थी? 1+8 बराबर 9। तो ये जो 9 सदस्य थे, ये सदस्य मनोनीत हुआ करते थे, यानी कि इनका निर्वाचन नहीं होता था। इनसे क्या चलती थी? भारत सरकार इससे चलती थी। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद की जब बैठक होती थी तो ये सदस्य भी इसमें क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे, यानी बैठक में भाग लेते थे। तो कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। तो 69, लेकिन वास्तविक सदस्य संख्या 60 हुआ करती थी। तो 60 सदस्य संख्या में भी 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक में 28 और एक 32। तो जो ये 28 सदस्य ये शासकीय सदस्य थे, यानी कि सरकार के तरफ से मनोनीत होकर के आते थे 28 सदस्य। और जो ये 32 सदस्य थे ये गैर शासकीय थे, यानी कि इनका निर्वाचन होता था 32 सदस्यों का। लेकिन इस 32 सदस्य में भी 5 सदस्य क्या होते थे? मनोनीत होते थे। और 27 सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। और इसी 27 सदस्य में से 5 सीट को क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि सदस्य संख्या सीट को बढ़ाया तो गया था कि इतने लोग मतलब क्या बोलते हैं केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 28 सदस्य जो थे वो भी मनोनीत थे, और ये 5 सदस्य जो थे वो भी मनोनीत थे, ये 9 सदस्य जो थे वो भी मनोनीत थे। 27 में से 5 सीट जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। लेकिन जो सदस्य मनोनीत होके आ रहे हैं, यानी कि वो सरकार की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि वो सरकार की ही बातें सुनेंगे, सरकार जो कार्य करेगी करने के लिए वही कार्य करेंगे, यानी कि सीटों को बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं निकला। 1909 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से भारत परिषद में 2 भारतीयों को मतलब सदस्यता दी गई भारत के परिषद में। और वो दो सदस्य थे के.सी. गुप्ता और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रानी। कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रानी। थे। कभी कभी पूछता है कि भारत परिषद में दो सदस्य को सदस्यता दी गई थी 1909 अधिनियम के द्वारा। वो कौन कौन से थे? तो के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रानी। इनको भारत परिषद में क्या किया गया था? भारतीय सदस्यता दी गई थी। और पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को भी मतलब का भी प्रावधान किया गया कि एक भारतीय भी रहेगा वायसराय की कार्यकारिणी में। तो पहला सदस्य जो बनाया गया था, एक भारतीय जो सबसे पहले गए थे वायसराय की कार्यकारिणी में, उनका नाम था एस.पी. सिन्हा। क्या था? एस.पी. सिन्हा, जिनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका पूरा नाम है क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनको ही वायसराय की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम क्या किया गया था? सदस्यता दी गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 अधिनियम का जो विवादित बिंदु था, 1909 का जो विवादित बिंदु था वो था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सारी सुविधाएं, सारी सुधार एक तरफ थे, लेकिन ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई था ये बहुत विवादित बिंदु था। क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का ये मतलब होता है, अर्थ होता है कि किसी विशेष धार्मिक वर्ग को सीट आरक्षित करना, विशेष धर्म के लोगों के लिए सीट आरक्षित करना, यानी कि उस सीट पर बस उसी धर्म के लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे और उसी धर्म के लोग ही बस उनको क्या करेंगे? वोट देंगे, मत देंगे। इसलिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या था? विवादित में था। लेकिन जो आज के समय में आरक्षण प्रणाली
लागू है वो सामान्य आरक्षण है कि एक विशेष धर्म विशेष जाति को लोग को आरक्षण दिया गया है, लेकिन उम्मीदवार तो खड़े होते हैं जिसको आरक्षण दिया गया है, लेकिन वोट तो सारे लोग देते हैं। लेकिन उस समय जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी उसमें ऐसा नहीं था, इसलिए ये विवादित था, क्योंकि इसमें धार्मिक आधार पर वोट्स में विभेद किया गया था, इसलिए ये विवादित था। और इसमें वोटिंग का अधिकार धर्म विशेष को था, इसलिए ये विवादित था। और इसमें बहुसांस्कृतिक समाज में फूट डालने का प्रयास किया गया था, इसलिए 1909 का यह अधिनियम जो था वो क्या था, विवादित था। लॉर्ड मिंटो को जो है कि वैधानिक सांप्रदायिक का पिता लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि जिस समय ये लागू हुआ था वह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, उस समय लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता कहते हैं। क्योंकि भारत में कभी क्वेश्चन ऐसे भी करता है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक सांप्रदायिकता को जगह दी गई थी या लागू किया गया था, तो 1909 के अधिनियम में, मतलब किसी कानून के द्वारा अभी कानून बना करके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, इसलिए इसको हम वैधानिक सांप्रदायिकता भी कह सकते हैं। और इसके पिता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो जिस समय ये अधिनियम बना और लागू हुआ, तो लॉर्ड मिंटो ने ये कहा कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से नाग के दांत बोने जा रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भयानक होगा। और भयानक हुआ भी, जिसके माध्यम से 1947 में हमारा देश बट गया, विभाजित हो गया, इसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के कारण। और 1909 के ही अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी मजूमदार जी ने कहा था, और गांधी जी ने ये कहा था कि 1909 का जो अधिनियम है, 1909 का अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से भारत का सर्वनाश कर डाला है, ये गांधी जी ने उस समय कहा था। और के.एम. मुंशी ने कहा था कि 1909 के अधिनियम में बढ़ते प्रजातंत्र को ही मार डाला, के.एम. मुंशी ने कहा था। अतः हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जैसे आंदोलन के माध्यम से बढ़ रही हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सहारा लेकर हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ों को ही हिला दिया गया। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि 1909 के अधिनियम में जिस विष के बीज बोए गए, उसके परिणाम या फल 1947 में देखने को मिले, जब भारत का क्या हुआ, विभाजन हो गया। और निष्कर्ष के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या का विस्तार करना, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, भारत परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति, भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर व्यापक बहस करने का अधिकार, पहली बार निर्वाचित भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी जैसे अनेक सुधार किए गए। परंतु इसी अधिवेशन के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रवेश कराया गया, जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष सीट आरक्षित की गई, जिसमें उम्मीदवार खड़ा करने व वोट देने का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को ही था। ये इस अधिनियम का सबसे विवादित बिंदु था। इस कारण इसने आगे आने वाले प्रत्येक अधिनियम में संशोधन का आधार समाहित कर दिया। साथ ही साथ इसने एक मूलभूत समस्या का आधार भी समाहित कर दिया। मूलभूत समस्या का यहाँ पे मतलब ये है कि जब मुस्लिम समुदाय को सीटें आरक्षित की गई, तो 1909 में मुस्लिम समुदाय और ज़्यादा सीटों की मांग करने लगा। 1935 में सीटों की संख्या और अधिक बढ़ गई, यहाँ तक कि 1937 में सांप्रदायिकता ने मूल समस्या का जन्म ले लिया, जिसका अंतिम परिणाम भारत के विभाजन के रूप में हुआ। तो आज का टॉपिक यहीं, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।